जय मां शारदे। आज हम प्रत्येक ग्रह की दृष्टि के बारे में बताएंगे, जिससे हमें यह सहजता से ही जानकारी मिल सकेगी कि ग्रह जिस किसी स्थान में भी स्थित हो तो वह वहाँ से कहाँ कहाँ कैसी दृष्टि से देखता है। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। सूर्य आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठा है, हम आपको ये जो सूर्य दृष्टि स्थान ज्ञानार्थ चक्र स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें सूर्य पहले भाव में बैठा है। आप इसी को अपनी कुंडली में देख सकते हैं। सूर्य जिस भी भाव में बैठा हो, कुंडली के आपके कुंडली वाले लग्न चक्र में सूर्य जहाँ भी बैठा हो, आप अपनी कुंडली में उस हिसाब से देखिएगा कि सूर्य जहाँ स्थित होता है वहाँ से वह तीसरे व 10वें भाव को एक पाद दृष्टि से देखता है। 5वें व 9वें भाव को आधी दृष्टि से देखता है। चौथे और 8वें भाव को 3 पाद दृष्टि से देखता है तथा 7वें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार से चंद्रमा के दृष्टि स्थान की बात करें तो चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठा हो, वहाँ से आप देख लीजिए। चंद्रमा जहाँ भी बैठता है वहाँ से वह तीसरे व 10वें भाव में एक पाद दृष्टि से देखता है। 5वें व 9वें भाव को आधी दृष्टि से देखता है। चौथे व 8वें भाव को 3 पाद दृष्टि से देखता है तथा 7वें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखता है। आइए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। अब तीसरे ग्रह को हम लेते हैं मंगल। मंगल जहाँ बैठता है वहाँ से किस प्रकार दृष्टि डालता है भाव पर, तो आपकी कुंडली चक्र में मंगल जहाँ भी स्थित हो वहाँ से वह तीसरे व 10वें भाव को एक पाद दृष्टि से देखेगा। 5वें व 9वें भाव को आधी दृष्टि से देखेगा तथा चौथे और 8वें और 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसी प्रकार बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा हो, कुंडली चक्र में बुध जहाँ भी स्थित हो, वहाँ से वह तीसरे व 10वें भाव को एक पाद दृष्टि से देखता है और 5वें व 9वें भाव को आधी दृष्टि से देखता है और चौथे व 8वें भाव को 3 पाद दृष्टि से तथा 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली चक्र में जहाँ भी स्थित हो वहाँ से वह तीसरे और 10वें भाव को एक पाद दृष्टि से देखते हैं। चौथे और 8वें भाव को 3 पाद दृष्टि से देखते हैं तथा 5वें और 9वें भाव को और 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आचार्य शुक्र की बात करें तो आपकी कुंडली में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज यानी शुक्र ग्रह जिस भी भाव में बैठे हों
कुंडली चक्र में शुक्र जहाँ भी स्थित हो वहाँ से वह तीसरे व 10वें भाव को एक पाद दृष्टि से देखते हैं। 5वें व 9वें भाव को आधी दृष्टि से देखते हैं। चौथे व 8वें भाव को 3 पाद दृष्टि से देखते हैं तथा 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आइए अब अगले ग्रह कर्म फलदाता शनि की बात करते हैं। तो आपकी कुंडली चक्र में शनि जहाँ भी स्थित हो वहाँ से वह 5वें व 9वें भाव को आधी दृष्टि से देखते हैं। चौथे व 8वें भाव को 3 पाद दृष्टि से देखते हैं तथा तीसरे 10वें और 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राहु दृष्टि स्थान की अगर हम बात करें तो राहु और केतु, इनके बारे में भृग संहिता पद्धति के अनुसार राहु व केतु की दृष्टि का विचार इस प्रकार करना चाहिए। राहु या केतु कुंडली चक्र में जिस भी भाव में स्थित हो वहाँ से वह तीसरे व 6ठे भाव को एक पाद दृष्टि से देखते हैं। दूसरे व 10वें भाव को आधी दृष्टि से तथा 5वें व 9वें भाव को व 7वें भाव को और 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। श्रोतागण ध्यान दें, किसी भी कुंडली में राहु से 7वें स्थान में ही केतु स्थित रहता है, अतः उसकी दृष्टि स्थान भी 7 स्थान का अंतर बनाती है। इसे समझने के लिए हमने आगे केतु दृष्टि स्थान चक्र का अवलोकन करवाया है। इस प्रकार से ग्रहों की दृष्टि के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। अंश से ग्रहावस्था विचार की अगर हम बात करें तो कुंडली में स्पष्ट दिया रहता है, उससे ग्रहों के अंश का ज्ञान कर इस प्रकार उनकी अवस्था का ज्ञान करना चाहिए। 3 से 9 अंश में तक अगर स्थित ग्रह होता है तो उसे किशोरा अवस्था का माना जाता है। 10 से 22 अंश में तक स्थित ग्रह युवावस्था का माना जाता है। 23 से 28 अंश में तक स्थित ग्रह वृद्धावस्था का माना जाता है। 29 से 2 अंश में तक स्थित ग्रह मृतका अवस्था का माना जाता है। इस प्रकार से किशोर और वृद्ध अवस्था में स्थित ग्रह कुछ कम अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। युवावस्था का ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव और मृतक अवस्था का ग्रह अपना न्यूनतम प्रभाव ही प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ग्रह अपने अवस्था के अनुरूप ही जातक को शुभाशुभ प्रभाव रूप फल प्रदान करते हैं। ग्रहों के इस अवस्था का विचार सामान्य फलादेश और विशेष अर्थात दशा गोचर आदि के समय फलादेश में करना ही चाहिए। ग्रहों के 4 प्रकार के बल होते हैं। ग्रहों के शुभाशुभ बल का निर्णय दिग्बल, स्थान बल, काल बल और चेष्टा बल से होते हैं, जिसका मैं आगे चल के विशेष प्रकार से वर्णन करूँगा। इन चारों बलों से हीन ग्रह
निर्बल होता है। दिग्बल एवं स्थान बल की अगर बात करें तो गुरु और बुध जन्म लग्न में, रवि मंगल दसम भाव में, शनि सप्तम भाव में और चंद्र शुक्र चतुर्थ भाव में बली होते हैं। यह दिग्बल है क्योंकि लग्न पूर्व, दसम दक्षिण, सप्तम पश्चिम और चतुर्थ भाव उत्तर दिशा में होते हैं। अब स्थान बल को कहते हैं ग्रह अपने उच्च और मूल त्रिकोण, अपने गृह, मित्र के गृह, अपने नवांश में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो बली होता है। चंद्रमा शुक्र समराशि में और अन्य ग्रह विषम राशि में बली होते हैं। यह स्थान बल कहलाता है। आचार्यों के स्थान बल में भिन्नताएं भी हैं। कालवश एवं चेष्टा बल की अगर हम बात करें तो गुरु रवि शुक्र दिन में, बुध सर्वदा, शनि चंद्र मंगल रात्रि में बली होते हैं। होरा में होरापति, मास में मासपति, दिन में दिनपति और वर्ष में वर्षपति बली होते हैं। शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में और पाप ग्रह कृष्ण पक्ष में बली होते हैं। जो ग्रह युद्ध में जयी हो, जो वक्रगति हो, जिनके किरण देदीप्यमान हो, जो वक्रगति हो, वे बली होते हैं। रवि और चंद्रमा उत्तर अयन मकर से मिथुन तक में बली होते हैं। यह सत्याचार्य के मत से चेष्टा बल है। ग्रहों के आयन बल की अगर बात करें तो उत्तर आयन में प्राप्त शुक्र, मंगल, गुरु, रवि तथा दक्षिणायन में जाने पर चंद्रमा शनि बली होते हैं। बुध अपने वर्ग में हो तो दोनों अयन में बली होता है। ग्रहों के देशकाण बल की अगर हम बात करें तो पुरुष ग्रह रवि मंगल एवं गुरु किसी भी राशि के प्रथम देशकाण में अर्थात 10 अंश के भीतर, स्त्री ग्रह चंद्रमा शुक्र तृतीय देशकाण में अर्थात 20 अंश के ऊपर तथा 30 अंश के भीतर एवं नपुंसक ग्रह बुध शनि मध्य द्वितीय देशकाण में 10 अंश से 20 अंश के भीतर बली होते हैं। ऐसा यवनाचार्य का मत है। ग्रहों के दिन रात्रि एवं त्रिभाग बल की अगर हम बात करें तो चंद्रमा रात्रि के प्रथम त्रिभाग में, शुक्र मध्य त्रिभाग में अर्थात द्वितीय देशकाण में 10 अंश से 20 अंश के भीतर तथा मंगल रात्रि के अंतिम अंश में बली होता है एवं बुध दिन के प्रथम देशकाण में, रवि और गुरु सर्वदा अहोरात्र बली होते हैं। नैसर्गिक बल की अगर हम बात करें तो शनि मंगल बुध गुरु क्रम से उत्तरोत्तर बली होते हैं। यह नैसर्गिक स्वाभाविक बल है। जब अन्य बलों में समता हो तो जिसका नैसर्गिक बल अधिक हो तो बलवान होता है। ग्रहों के 7 प्रकार के बल की अगर हम बात करें तो दिक् स्थान ज्येष्ठादि 7 प्रकार के ग्रहों के बल कहे गए हैं। अपने कथित प्रकार से यदि बल प्राप्त हो तो ग्रह बली होता है।
यदि कुछ भी बल प्राप्त न हो सके तो किसी भी ग्रह का शून्य बल होता है। अल्प बल में अर्थात थोड़े बल में अल्प बली समझना चाहिए। ग्रहों की शुभाशुभ अफलता की अगर हम बात करें तो पाप ग्रह से पीड़ित, शत्रु से पराजित, नीच राशिस्थ अथवा नीचांशस्थ दुष्ट चेष्टा वाला 6, 8, 12 में अल्पबली अथवा रुक्ष ग्रह, बलहीन ग्रह शुभाशुभ बल से रहित होता है। ग्रहों की अवस्था विचार के बारे में अगर हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में अनेकानेक प्रकार की अवस्थाओं का लेख पाया जाता है। उनमें से कतिपय उपयोगी और लागू अवस्थाओं का हमने यहाँ वर्णन करने का प्रयास किया है। किन्हीं किन्हीं स्थानों में अवस्था जानने की विधि भी एक ऋषि से दूसरी ऋषि में भिन्न पाई जाती है। अवस्था द्वारा जो फल होता है उसका विकास जातक के जीवन मात्र में होता है, परंतु ग्रह की दशा, अंतर्दशा काल में ग्रह की अवस्था फल का विशेष विकास होता है। किसी दो व्यक्ति का एक ही समय एवं एक ही लग्न में यदि जन्म हो तो दोनों के फलाफल में अंतर का कारण अवस्था ही होता है। शयनादि अवस्था विचार के बारे में यदि हम बात करें तो महर्षि पराशर ने एक प्रकार की अवस्था का फलाफल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बृहत् पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है। इस अवस्था का लेख शयनादि द्वादश अवस्था के नाम से अन्य कई ग्रंथों में भी पाया जाता है। उस अवस्था के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 शयन, 2 उपवेशन, 3 नेत्रपाणी, 4 प्रकाशन, 5 गमनेच्छा, 6 गमन, 7 सभा, 8 आगम, 9 भोजन, 10 नृत्यलिप्सा, 11 कौतुक और 12 निद्रा है। बृहत् पाराशर होरा शास्त्र में 5वें एवं 6ठे का नाम गमनागमन या 8वें का आगम लिखा है और यही भाव कुतूहल में भी है, परंतु होरा रत्न में गमनेच्छा का गमनम और 8वें को आगम लिखा है। इस प्रकार से हम आज ग्रहों की दृष्टि के बारे में, ग्रहों के बलाबल के बारे में और शुभाशुभ फलों के साथ साथ आयन के बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं, स्पष्ट रूप से बताए भी हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चूँकि यह ग्रामर पोर्शन है, थोड़ा सा आपको अगूढ़ जरूर लगेगा, क्लिष्ट भी है, ज्योतिष का ग्रामर है, रीढ़ की हड्डी है। ये शेष सरल से सरल भाषा में हम प्रयास करेंगे कि संपूर्ण ज्योतिष आप इस चैनल के माध्यम से एकदम फ्री में सीख लें। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।